दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री होगा कौन? इस सवाल का जवाब शायद बीजेपी की भारी भरकम जीत या कहें उद्धव ठाकरे और शरद पवार की जबरदस्त हार में छुपी हुई है। लेकिन आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी के चुनाव सामने खड़े हैं और इस दौर में बीजेपी ने अब उस हिस्से को तो चख लिया है महाराष्ट्र की राजनीति में, जहां पर अब वो जान चुकी है कि जिस रास्ते पर कल तक उद्धव ठाकरे चल रहे थे या फिर शरद पवार जिस रास्ते पर चलते थे, इन दोनों रास्तों को बीजेपी ने अपने भीतर समा लिया है। यानी बीजेपी का जहां भी मुकाबला उद्धव ठाकरे से हुआ, उद्धव ठाकरे का जहां मुकाबला एकनाथ शिंदे से हुआ, दोनों के बीच बीजेपी को बड़ी जीत मिली। जहां पर अजीत पवार और शरद पवार टकराए और जहां पर बीजेपी और शरद पवार टकराए, वहां पर बीजेपी को जीत बड़ी मिली। और कांग्रेस के तो पूरी की पूरी राजनीतिक जमीन में ही सेंध लगा दी बीजेपी ने। यानी ये एक ऐसा रास्ता है जो सिर्फ लाडली बहना के जरिए नहीं आया है। यह एक ऐसा रास्ता है जो सिर्फ आरएसएस के घर घर जाकर प्रचार करने भर से नहीं आया है। यह एक ऐसा रास्ता है जो सिर्फ मनोज जरांगे यानी मराठा आरक्षण की मांग करते हुए आंदोलन की दिशा में बढ़ने वाले उस आंदोलन के बीच से भी नहीं निकला है। दरअसल यह एक ऐसा रास्ता है जिसमें हर कोई फेल है, लेकिन बीजेपी पास है और अव्वल नंबर पर है। यह मैसेज नागपुर में संघ के हेडक्वार्टर में भी दिया जा चुका है। और यही वजह है कि कल जीत के बाद जब देवेंद्र फडणवीस बोलने आए तो उन्होंने एक शब्द या एक लाइन भी आरएसएस को लेकर नहीं कही। कोई शब्द उनके जुबान से आरएसएस को लेकर नहीं निकला। जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा दिलाया, जीत उसी की है। तो क्या देवेंद्र फडणवीस एक ऐसे रास्ते को चुनना चाह रहे हैं जहां पर संघ साथ में हो या ना हो, लेकिन दिल्ली साथ में हो? देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच चुके हैं और वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। यह फार्मूला उनके मुंबई से उड़ान भरने के बाद और दिल्ली पहुंचने के बीच, इस फार्मूले पर मुहर लग चुकी है। एक मुख्यमंत्री, दो डिप्टी सीएम, यानी पूर्व की तरह ऐसे ही पद रहेंगे। हर 6-7 मंत्रियों पर, हर 6-7 विधायकों पर एक मंत्री होगा। यानी जिसके जितने विधायक होंगे उसको आप भाग दे दीजिएगा 7 से, उसी के हिस्से में जो आएंगे उस पॉलिटिकल पार्टी के हिस्से में चले जाएंगे। और देवेंद्र फडणवीस के अलावे एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। लेकिन असल खेल यहीं से शुरू होता है। देर रात आज बैठक है, बहुत कम वक्त है। मुख्यमंत्री को शपथ लेने का टाला नहीं जा सकता है, क्योंकि संविधान के मुताबिक 26 तारीख को टर्म पूरा हो रहा है और 26 तारीख तक नए मुख्यमंत्री को शपथ ले लेनी है। कुल जमा पूंजी कल तक की बची हुई है। आज रात में बैठक होनी है और अगला सवाल न सिर्फ बीजेपी बल्कि संघ के भीतर भी अब कुलांचे मारने लगा है। क्या वाकई जो मोदी शाह का फार्मूला इससे पहले राजस्थान में चला, मध्य प्रदेश में चला, छत्तीसगढ़ में चला और बहुत पहले कर्नाटक में भी चला था जब बोमई मुख्यमंत्री बन गए थे, उस वक्त भी संघ रूठ गया था कि आपने हमें बताया नहीं और बाहर के एक शख्स को लाकर मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन दिल्ली बेलाक थी, बेलौस थी और अपने तौर पर चीजें ले रही थी। लेकिन इस दौर में बहुत कुछ बदला है और महाराष्ट्र की राजनीति को साधने के लिए संघ एकजुट हुआ, एक साथ खड़ा हुआ और सही मायने में उसके भीतर का नारा था, एक हैं तो सेफ है, अन्यथा खत्म हो जाएंगे। और महाराष्ट्र की राजनीति में संघ का यह पूरा का पूरा पहल करना एक बड़ी जीत की दिशा में एक महत्वपूर्ण पिलर के तौर पर तो उभर कर आ ही गया। तो क्या जिस फार्मूले पर प्रधानमंत्री मोदी चलते हैं कि राज्य में किसी ऐसे व्यक्ति को सत्ता में बैठाइए जो व्यक्ति अपने तौर पर सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की वजह से जाना जाता हो और उसकी अपनी जाति उस जाति समीकरण में सबसे फिट बैठती हो, जिसके आश्रय उस राज्य की राजनीति
साधी जा सकती हो, लेकिन राजनीति के साथ साथ सत्ता चलाने की लगाम दिल्ली के पास होनी चाहिए। यहां पर फिर से सामने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस आपको खड़े हुए नजर आएंगे। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण हैं, एकनाथ शिंदे मराठा हैं। मराठा आंदोलन के पीछे पुराने दौर के पन्नों को पलटिएगा तो कहा जाता है इस आंदोलन के पीछे भी एक वक्त शरद पवार और एकनाथ शिंदे ही थे। यानी मराठा आंदोलन के बीज मराठा राजनीति से ही निकल कर आए। और शायद इसीलिए मनोज जरांगे ये कहने से चूकते नहीं है कि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो या ना हो, लेकिन देवेंद्र फडणवीस नहीं होने चाहिए। यह मैसेज बहुत साफ है। जातीय समीकरणों को साधती हुई बीजेपी और राजनीतिक तौर पर उस दिशा में बढ़ती हुई बीजेपी, जिसके हथेली में इस वक्त हर राजनीतिक दल की काट है, तो क्या मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जिसका कद आने वाले वक्त में बढ़ जाए? यह दिल्ली को बर्दाश्त होता नहीं है। तो क्या वाकई सबसे प्रिय सही, लेकिन देवेंद्र फडणवीस यहां पर फिट नहीं बैठते हैं? देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते हैं तो कद बढ़ता है। कद बढ़ता है तो उनके पीछे आरएसएस खड़ा है, क्योंकि वह खुद नागपुर के हैं। करीबी रिश्ते जिस तरीके से नितिन गडकरी के सरसंघचालक के साथ हैं, वैसे ही नागपुर के स्वयंसेवकों के बीच देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी हमेशा से रही है। और हर शस्त्र पूजा के दिन यानी दशहरा के दिन गडकरी एक कुर्सी पर, उनके बगल की कुर्सी पे आपको देवेंद्र फडणवीस नजर आएंगे ही। और यह आज से नहीं, उस दौर से नजर आएंगे जिस वक्त वह नागपुर की राजनीति में पार्षद के चुनाव को लड़ा करते थे और महापौर के पद तक पहुंचे थे बेहद कम उम्र में। अब बड़ी बात तो यह हो चली है, क्या इन दोनों के बीच कोई तीसरा शख्स होगा जो दिल्ली के फार्मूले पर चले? और क्या वाकई आरएसएस जो यह मानकर चलता है कि उसके सहमति के बगैर कोई मुख्यमंत्री हो नहीं सकता है, तो क्या ऐसी स्थिति है इस वक्त? क्योंकि इस दौर में बड़ा रूठा रूठी हुआ है बीजेपी और संघ के बीच। लेकिन जिस पाठ को बीजेपी पढ़ाना चाहती है और जो तीनों शख्स दिल्ली में रात की बैठक में बैठेंगे, उनके सामने बहुत साफ तौर पर और साफगोई के साथ दिल्ली उस बिसात को बिछाने के लिए तैयार है, जहां पर अजीत पवार यह ना समझें कि उन्होंने शरद पवार को मात दे दी, और एकनाथ शिंदे भी नहीं सोचे कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को मात दे दी। मात तो बीजेपी ने दी है। और इस सिलसिले को समझने के लिए एक क्षण के लिए जरा कल के रिजल्ट के पन्नों को खोलिए, क्योंकि एक तरफ शरद पवार के खिलाफ जब अजीत पवार चुनाव लड़ते हैं तो 36 सीटों पर दोनों के बीच भिड़ंत होती है। उस 36 में से 7 सीट, सिर्फ 7 सीट शरद पवार जीतते हैं और 29 सीट अजीत पवार जीतते हैं। वोट का परसेंटेज शरद पवार के हिस्से में 36.7 आता है, अजीत पवार के हिस्से में 47.5% आता है। यानी अंतर 10.8% के वोट का है। और 22 सीटें ज्यादा ले गए हैं अजीत पवार। लेकिन उन्हीं शरद पवार से जो बीजेपी भिड़ती है 39 सीटों पर, उसमें से वो 37 सीट जीत जाती है। यानी स्ट्राइक रेट अजीत पवार को पार कर गया। शरद पवार सिर्फ 2 सीट जीत पाते हैं और बीजेपी को 53.6% वोट, 53.6% वोट मिलते हैं, और शरद पवार को सिर्फ 34.9%। यानी ये अंतर जो है 18.7 का अंतर है। यानी शरद पवार से 18.7% वोट बीजेपी को ज्यादा मिलते हैं जहां पर वो टकराते हैं, जबकि अजीत पवार जहां टकराते हैं उनको 10.8% वोट ज्यादा मिलते हैं। यानी 8% वोट अजीत पवार की तुलना में बीजेपी के पक्ष में ज्यादा गए। तो अजीत पवार इस दौर में डिप्टी सीएम के आगे नहीं जाएंगे। उन्होंने बहुत बार महत्वाकांक्षा अपनी जतलाई जरूर कि वो राज्य के मुख्यमंत्री बनते तो क्या क्या करना चाहते हैं, किस रूप में करना चाहते हैं। लेकिन कोई भी ये पूछ देगा कि उन्हीं अजीत पवार को लेकर एक वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी वॉशिंग मशीन में उन्हें डाल तो लिया, लेकिन क्या उस वॉशिंग मशीन का बटन भी अब उन्हीं के हाथ में दे दिया जाएगा? जहां पे 60-70 हजार करोड़ का घोटाले का जिक्र कर रहे थे, तो उस हिस्से को, चैप्टर को बंद कीजिए। उसके बाद सामने आपके खड़े हैं एकनाथ शिंदे।
एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से 53 सीटों पर टकराते हैं। 53 में से 15 सीट उद्धव ठाकरे जीतते हैं, 38 सीट एकनाथ शिंदे की शिवसेना जीतती है। उद्धव ठाकरे को 35.3% वोट मिलता है और एकनाथ शिंदे की पार्टी को 48.4% वोट मिलता है, यानी दोनों के बीच अंतर तकरीबन 13% वोट का 13.1%। जहां पे दोनों शिवसेना टकरा रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल बार बार यह रहा, महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हिंदुत्व और हिंदू वोट के आसरे जो शिवसेना राज करती रही उसमें अब बीजेपी ने सेंध लगा दी है। शायद इसीलिए इन दो पॉलिटिकल पार्टी के समानांतर बीजेपी को समझना होगा। बीजेपी 33 सीटों पर आमने सामने उद्धव ठाकरे के, और उद्धव ठाकरे सिर्फ 3 सीट जीत पाते हैं। स्ट्राइक रेट बीजेपी का अच्छा, क्योंकि 30 सीट वह जीत लेती है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि परसेंटेज ऑफ वोट, क्योंकि बीजेपी और उद्धव ठाकरे जब टकरा रहे हैं तो सवाल बहुत साफ तौर पर है, बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे, उद्धव ठाकरे को पहली बार मुस्लिम वोट मिलेंगे। हिंदुत्व को लेकर वोटों का बंटवारा होगा और बड़ा तीखा बंटवारा होगा, क्योंकि एक तरफ हृदय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे का जिक्र और उनके बेटे का जिक्र, और दूसरी तरफ बीजेपी का होना। बीजेपी 52.8% वोट ले जाती है और उद्धव ठाकरे सिर्फ 31.2%, यानी अंतर देखिए, अंतर है 21.2% के अंतर से बीजेपी उद्धव ठाकरे को मात देती है, जबकि एकनाथ शिंदे सिर्फ 13% वोट से मात देते हैं, यानी वहां पर भी 8% ज्यादा है। तो एनसीपी के बंटने के बाद भी शरद पवार को 8% ज्यादा वोट से, जो अजीत पवार जितने वोट से हराते हैं उससे भी 8% ज्यादा, और यही चीज एकनाथ शिंदे को लेकर, यानी बीजेपी को अब यह खुशबू आने लगी है कि महाराष्ट्र की राजनीति को वो अपने बूते साध सकती है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा अड़ंगा, महाराष्ट्र के भीतर जो लोग ये सोचते हैं यूपी बिहार में जाति की राजनीति चलती है, तो पहली बार महाराष्ट्र ने पारदर्शिता दिखाई, खुलकर दिखाया, और छोटे छोटे जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो लेवल पे बीजेपी ने इस पाठ को पढ़ा और अपने अनुकूल करने के लिए जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा या जिस आश्रय गठबंधन के आश्रय वो चली, उसमें जाति समीकरण बड़ा मायने रखता है। क्योंकि धर्म के आधार पर राजनीति को साधने के लिए तो योगी आदित्यनाथ की एक नारे से ही काम चल जाता है, जिसको सोफिस्टिकेटेड वे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यानी बटेंगे तो कटेंगे। यह मैसेज दरअसल एक लंबे वक्त के लिए बीजेपी ने अब आत्मसात कर लिया है, इससे हटकर उसे कुछ नहीं चाहिए। जो ये सोचते हैं कि इसके जरिए जाति समीकरणों को साध लिया गया, जो आरक्षण और संविधान की दिशा में बांट रहा था, तो ऐसा नहीं है। यह बहुत खुले तौर पर है, क्योंकि पहला चुनाव था, विधानसभा का चुनाव था। लोकसभा के चुनाव में लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, विधानसभा में उन्हें पता होता है कि एक हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग तो अपने उम्मीदवार जिसको जिताते हैं उसी से अपने काम को कहते हैं, और वो अपनी जाति विशेष का होगा तो मायने रखेगा। इस जाति की प्रक्रिया के भीतर आज रात की दिल्ली की बैठक इसी बिसात पर आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि कांग्रेस को पराजित जिस रूप में महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी ने किया है, उसमें यह भी समझ लीजिए कि 75 सीटों पर दोनों आमने सामने खड़े थे। उन 75 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ 11 सीट जीत पाई। वो कांग्रेस जो कि लोकसभा में जब टकराती है, और जिन जगहों का जिक्र हम कर रहे हैं, जिन 75 सीटों का जिक्र कर रहे हैं, उन 75 सीटों में विदर्भ और मराठवाड़ा खास तौर से है। इन दो जगहों पर लोकसभा सीट में अगर टकराई थी, तो इन 75 में से आपको जानकर हैरत होगी 48 सीट कांग्रेस के हक में थी विधानसभा की, 48 सीट, और वो खिसक कर 11 सीट पे आ गई, और 64 सीट पर बीजेपी आगे बढ़ गई। परसेंटेज ऑफ वोट भी एक मायने में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी को 50% वोट मिले
और 37% वोट कांग्रेस को मिले, यानी दोनों के बीच भी 13% वोट का अंतर है। एकदम माइन्यूटली कहेंगे तो 50.1% वोट बीजेपी को मिले, कांग्रेस को 36.9% वोट मिले इन 75 सीटों में, जहां सिर्फ कांग्रेस 11 सीटों पर जीत पाई और 64 सीट बीजेपी जीत गई। तो राष्ट्रीय राजनीति के मद्देनजर महाराष्ट्र को देखने की सोच में कांग्रेस या कांग्रेस को काउंटर करने की स्थिति में जो जातीय समीकरण की जरूरत अब महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी के सामने खड़ी है, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस या राहुल गांधी अभी भी इस बात से चूक नहीं रहे हैं कि हम जिक्र करेंगे तो आरक्षण का, जाति जनगणना का, संविधान का और 50% आरक्षण की दीवार को तोड़ डालेंगे और राजनीतिक तौर पर हाशिए पर पड़े तबके को मुख्य धारा में लेकर आएंगे। यानी राजनीति का टकराव अब कहीं पर भी इस जाति समीकरण के आश्रय कांग्रेस और बीजेपी के बीच होना ही है, क्योंकि बीजेपी इस लाइन पर माहिर नहीं थी। कांग्रेस ने एक झटके में इस लाइन को एक्सेप्ट किया, जो कि मंडल कमीशन के बाद एक बड़े निर्णय के तौर पर इस दौर में उभर कर आया, शायद इसीलिए। लेकिन जब हम मुद्दों की फेरिस्त आपको बता रहे थे, वहां एक चीज और जहन में रखनी होगी आपको, और यह बड़ी महत्वपूर्ण है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह एकनाथ के पास होना, एनसीपी का चुनाव चिन्ह अजीत पवार के पास होना, और गांव गांव के भीतर जो खास तौर से ग्रामीण महाराष्ट्र का इलाका है, उन इलाकों में इस चुनाव चिन्ह की महत्ता बहुत ज्यादा है। और यह परीक्षण अपने तौर पर बीजेपी ने कर लिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ना होता, इलेक्शन कमीशन ना होता, इनके अनुकूल इन दोनों के पक्ष में निर्णय ना होते या निर्णय टालने की परिस्थितियां ना होती, तो ये दोनों को अगर नया चुनाव चिन्ह होता तो दोनों इस स्थिति में आज खड़े हुए नहीं होते। यह मैसेज भी बीजेपी की बिसात का एक प्यादा है, यह समझाने के लिए है। और शायद इसी वजह से हमें लगता है आज जिस बात का जिक्र खुले तौर पर संजय राउत कर गए, उन्होंने कहा कि वो हारे इसलिए नहीं कि वोटरों के वोट उधर चल गए। मुश्किल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में उस दौर के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के जो फैसले थे या फैसले टालने वाले थे, उन्होंने हमको हरा दिया। उनकी बात पहले सुन लीजिए, तब इसको डिकोड करके बतलाएंगे कि आखिर आज दिल्ली की बैठक क्यों महत्वपूर्ण है। और उसमें वाकई कोई तीसरा नाम उभर कर अगर आता है तो आरएसएस भी उस पर मुहर लगाने से चूकेगी नहीं, क्योंकि वो जान चुकी है इस राजनीति को साधना और साधने में निर्णय लेना और निर्णय पर मुहर लगाना दोनों दो चीज होती है। संघ निर्णय नहीं लेगा, निर्णय पर मुहर लगाएगा, यह मैसेज जाना चाहिए। और उस मैसेज के तहत कोई भी तीसरा शख्स आ सकता है। लेकिन पहले जरा संजय राउत की इस बात का एक महत्व है, क्योंकि पहली बार भारत की राजनीति में चीफ जस्टिस निशाने पर है पॉलिटिकल तौर पर। ये जो नतीजे आए हैं उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा, महाराष्ट्र के जो नुकसान हुआ है वो जस्टिस चंद्रचूड़ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बैठे व्यक्ति जिसने समय पर अपना निर्णय नहीं दिया, अपनी जजमेंट नहीं दी, डिसक्वालिफिकेशन के बारे में 40-40 लोगों ने बेईमानी की। जिस पार्टी से चुनकर आए थे वो पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाकर सत्ता में बैठते हैं। आपकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा। आपने अगर निर्णय दिया होता तो ये हिम्मत आगे कोई नहीं करता। अपने वो आज भी वो खिड़की दरवाजे खुले रखकर आप वहाँ से रिटायर हो गए। आप कोई भी किसी तरह से पार्टी बदल सकता है या सरकार बना सकता है जिससे पार्टी अपनी पार्टी को छोड़कर, तो इतिहास चंद्रचूड़ साहब को कभी माफ नहीं करेगा। यह कोई छोटी बात नहीं है कि एक चुनाव के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता खुले तौर पर इस देश के मुख्य न्यायाधीश रहे डीवाई चंद्रचूड़ को निशाने पर लेते हैं। और डीवाई चंद्रचूड़ भी महाराष्ट्र से आते हैं। लेकिन सवाल इस दौर में दो ही है, क्या वाकई महाराष्ट्र की राजनीति बदल गई? क्या वाकई उद्धव ठाकरे हाशिए पर चले गए? क्या वाकई शरद पवार की पूरी राजनीतिक बिसात अब खत्म हो गई? क्योंकि 2.5 साल लेट से बीएमसी के चुनाव चल रहे हैं और बीएमसी के भीतर वर्धस्त शिवसेना का आज से नहीं, बाला साहब ठाकरे के दौर से रहा है। और बाला साहब ठाकरे की लकीर पर चलने का जिक्र एकनाथ शिंदे ने कई मौकों पर किया और यह कहकर किया
कि दरअसल उनकी खींची लकीर से भटक गए उद्धव ठाकरे, इसीलिए उन्होंने एक दूसरी लाइन पकड़ ली जो बीजेपी के साथ की थी, क्योंकि वह एक हिंदूवादी पार्टी के तौर पर उसकी पहचान है। यानी ध्यान दीजिए, एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे या एक है तो सेफ है, जो उस मैसेज को कन्वे करता है जहां पर आप हिंदू मुस्लिम के बीच की परिस्थितियों को पकड़ सकते हैं। दूसरी तरफ शिवसेना की मौजूदगी बीजेपी से भारी ना हो, यह रास्ता इस चुनाव ने जब दिखला दिया और एक बात तय हो गई कि कांग्रेस राहुल गांधी की अगुवाई में, राहुल गांधी की सोच के मुताबिक अगर वो सिर्फ और सिर्फ जाति जनगणना, आरक्षण और संविधान का जिक्र करेंगे तो भारत की राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग ही काम करेगा। और सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है जाति अनुकूल हो जाना, और उसमें भी एकदम माइक्रो लेवल पे आपको चले जाना होगा, किस जाति को कहां पर रखा जाए। और शायद यही वो वजह है कि SC/ST कमीशन भी इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। और शायद यही वो वजह है कि जहां पर दिल्ली में आज देर रात बैठक के बीच कोई ऐसा नाम निकल सकता है जो ओबीसी हो, जो मराठा हो, या फिर कोई ऐसा नाम भी निकल सकता है जो कि महाराष्ट्र के भीतर की राजनीतिक सत्ता के समानांतर एक ऐसे शख्स को लाकर रखा जाए जिससे लोगों का ध्यान और लोगों की उम्मीदें उस शख्स को लेकर बिल्कुल नई दृष्टि के साथ आगे बढ़े। यानी फडणवीस को आप देख चुके हैं, एकनाथ शिंदे को आप देख चुके हैं, अजीत पवार को अभी से नहीं बरसों से आप देखते आए हैं, और इन तमाम चीजों के भीतर अब महाराष्ट्र को एक नई भूमिका अदा करनी है। यह मैसेज आज की रात की बैठक का है। जिस बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगनी है, वो कौन शख्स हो सकता है? वो कोई भी हो सकता है। इसमें मुहर इस बात को लेकर मत बनाइए कि महाराष्ट्र के भीतर किसका कद कितना बड़ा है, और यह सवाल जो शिवसेना से हटकर संघ परिवार के भीतर इसलिए अब लगने लगा कि बीजेपी ने जैसा चाहा वैसा किया, लेकिन संगठन की कमान भी उसके हाथ से छीन ली, मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की जानकारी भी उसे नहीं दी। तो इस बार जानकारी तो दी जाएगी, लेकिन राजनीति तो साधनी है, और राजनीति साधने के लिए हमेशा नए खिलाड़ियों को सामने लेकर आया ही जाता है, जिससे लड़ने के लिए नए नए पैतरे जब तक आजमाए जाए तब तक बीएमसी अपने हाथ में आ जाए, क्योंकि यह हवा का झोंका अभी थमा नहीं है। और इस हवा के झोंके के साथ उड़ान भरने की चाहत अगर पुराने कद्दावर नेताओं में खोजेंगे तो एक झटके में वह ब्रेक लगा देंगे। देवेंद्र फडणवीस की जीत बड़ी है, एकनाथ शिंदे की बिसात बड़ी है, जिसमें लाडली बहना की बिसात बिछी, अजीत पवार की मौजूदगी भी बड़ी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी हवा का झोंका तो एक ऐसे शख्स को खोज रहा है जिसके आसरे महाराष्ट्र की राजनीति का नया ताना बाना बीजेपी अपने मुताबिक बुन सके, और आरएसएस की भी उस पर सहमति हो, और आरएसएस भी खुले तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति को साधने में मदद करे, वह विपक्ष या कहीं रोकने की परिस्थिति में आकर खड़ी ना हो। और यह फार्मूला मोदी और शाह के दिल्ली से निकले फार्मूले को मात देने की स्थिति में ना बीजेपी के भीतर कोई है, और ना ही संघ के भीतर से कोई ऐसी आवाज राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर आएगी। उसे संगठन चाहिए, और संगठन का मतलब मुख्यमंत्री नहीं होता है। मुख्यमंत्री का मतलब तो लीडर होता है, जो अगुवाई करे, पॉलिटिकल तौर पे पॉलिटिकल पार्टी को मदद करे। यही वो संदेश है जो आज की रात की बैठक में छुपा हुआ है, और फडणवीस और एकनाथ शिंदे को इस बात की हवा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।